इस्लामियात जो है, जो मुस्लिम्स हैं वो तो आसानी से रख सकते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे? या वो अगर आप एक सर्टेन लैंग्वेज में रखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर देगा और एक में अगर आप रखेंगे तो कम नंबर देगा। अरबी आपने कितनी लिखनी है इस्लामियात के अंदर, सवाल के अंदर कितनी हदीसें देनी है, कितनी आयात लिखनी है, हम इतनी अहादीस, इतनी आयात जो है उनको किस तरह से प्रिपेयर करें, हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन इस्लामियात। Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Dr. Hina Sikandar and I welcome you to my YouTube channel. On this YouTube channel, we talk about a lot of things. Education, English language, CSS, all of these things are on top priority here. और बहुत से सवाल जो मुझे Instagram पे आते हैं, even YouTube पे, कि आप इस्लामियात के बारे में बात करें. CSS का एक सब्जेक्ट है इस्लामियात and we are going to talk about that in this video. So without any further delay, let's go ahead to इस्लामियात. So जैसे आप already जानते हैं कि CSS के टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से 6 जो हैं आपके कंपलसरी हैं और 6 आपके ऑप्शनल्स हैं। कंपलसरी जो है जो आप हर बंदे ने देने होते हैं और ऑप्शनल वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से रखते हैं। सो आपके कंपलसरी में एक सब्जेक्ट आता है इस्लामिया, व्हिच यू ऑब्वियसली हैव टू चूज। तो वो सब्जेक्ट भी आपका 100 मार्क्स का होता है। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि इस्लामियात जो है, जो मुस्लिम्स हैं वो तो आसानी से रख सकते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं या और भी डिफरेंट रिलीजन्स के जो पाकिस्तानी हैं, वो CSS करना चाहते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आना चाहते हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे? बिकॉज इस्लामियत इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम। सो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, देन यू हैव द ऑप्शन टू हैव the other subject which is comparative study of religions. तो आप वो रख सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग इस्लामियत इज कि आपके पास ऑप्शन होती है उसको इंग्लिश में रखने की और उसको उर्दू में रखने की। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन या आप अंग्रेजी में रखते हैं या उर्दू में रखते हैं, क्या वो मैटर करता है, या वो अगर आप एक सर्टेन लैंग्वेज में रखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर देगा और एक में अगर आप रखेंगे तो कम नंबर देगा। सो सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू डिबंक दिस मिथ कि ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर जो है, जो आपका पेपर चेकर होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक है आपके कंटेंट से। इट डज नॉट मैटर कि आपने कौन सी जुबान में लिखा है। अगर आपने अंग्रेजी में लिखा है और आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप फेल है। अगर आपने उर्दू में लिखा है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप फेल है। तो इट डज नॉट मैटर। अगला सवाल ये होता है कि मुझसे पूछा जाता है कि आपने कौन सा रखा। तो मैंने दोनों दफा 17 में भी और 23 के अंदर भी दोनों दफा इसको अंग्रेजी में रखा था। अब मेरे पास कुछ रीजंस थे उसके। एक तो ये कि मैंने अपनी 4 साल की जो डेंटल सर्जरी की डिग्री की थी, उसके अंदर हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली इंग्लिश में थे। तो उर्दू पढ़े हुए या उर्दू लिखे हुए भी मुझे 4-5 साल हो गए थे। मेरी उर्दू की हैंड राइटिंग भी बहुत बुरी है। तो इस वजह से आई वॉन्टेड कि क्योंकि बाकी आपके 11 के 11 एग्जाम्स इंग्लिश में हैं, तो आपका हाथ बैठा होता है अंग्रेजी पे, आप क्योंकि फ्लो में वो बोल भी रहे होते हो, तो क्योंकि मेरी अंग्रेजी पे लिखना, बोलना, सीखना मुझे आसान लग रहा था और बाकी भी 11 सब्जेक्ट्स के लिए आपने उसी तरह से जाना होता है, तो मैंने उस वजह से इंग्लिश में रखा था। अब उसके कॉन्स क्या थे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस्लामियत पढ़ा था उर्दू जुबान। मैट्रिक FSC तक आप जब पढ़ते हैं तो वो आप उर्दू जुबान में पढ़ते हैं। हर चीज की एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, तो ऑब्वियसली जब लैंग्वेज चेंज होती है तो टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो जाती है। तो यस, इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन से वर्ड को क्या कहा गया है और किस तरह से उसको लिखना है। सो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एक हफ्ते की मुशक्कत के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं जब आप टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं। सो मुझे अंग्रेजी में इस्लामियत को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं लगा वंस I was done with the first week. और जो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि आपने इंग्लिश में रखा था तो आपके नंबर कम आएंगे, ऐसा गलत है। दोनों दफा मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे इस्लामियत के अंदर। और मैंने बहुत से ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने उर्दू में रख के वो भी फेल होते हैं, अंग्रेजी में रख के वो भी फेल होते हैं। So as I said earlier, all what matters is what you write in your answers. Your content matters. Your mode of communication here does not matter. तीसरा एक सवाल इस्लामियत के बारे में बहुत ज्यादा आता है और वो ये है कि अरेबिक कितनी लिखनी है, अरबी आपने कितनी लिखनी है इस्लामियत के अंदर। क्योंकि ऑब्वियसली आपने रेफरेंसेस देने होते हैं, आपने कुरानिक रेफरेंसेस देने, आपने हदीसों के रेफरेंस देने, आपने फला किसी सहाबा ने क्या कहा था वो रेफरेंसेस देने हैं, तो वो ऑब्वियसली अरेबिक। कितना हम अरेबिक में रट्टा मार के उनको लिखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अरेबिक हमें रेगुलरली इतना नहीं आती, उसको लिखना जेर जबर बहुत मुश्किल है। तो
कितना उसको याद करके हमने कितना कंटेंट में डालना होता है। अब हर बंदे के इसमें डिफरेंट ओपिनियंस है। कुछ ऐसे मेंटोर्स हैं जो कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत याद कर लें और लिख लें, छोटी छोटी बेशक लिखें लेकिन इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। कोई ये कहता है कि आप उसके जेर जबर जो है ना वो ना लिखें लेकिन प्लेन उसको लिखते हैं अरेबिक, एग्जामिनर समझ जाता है, बजाय इसके कि आप गलत लिखें, आप जेर जबर डालें ही ना। तो लेकिन उर्दू में वो टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद नीचे ट्रांसलेशन लिखते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दोनों सालों का बताऊं तो मैंने पूरे इस्लामियत के अंदर एक भी जगह अरबी का एक भी लफ्ज नहीं लिखा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे याद ही नहीं रहते थे। अरेबिक इज नॉट ऑब्वियसली माय फ्लुएंट लैंग्वेज। मुझे उसको पढ़ना आता है पर मुझे उसका मतलब नहीं आता, मुझे उसको लिखना नहीं आता। तो मैंने यही कोशिश की कि मैं अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करूं। ट्रांसलेशंस आयतों के, हदीसों के और जो कुछ कोटेशंस थी उनके मैंने याद रखे हुए थे। तो मैंने अरेबिक में नहीं लिखा, बट जहां जरूरत थी वहां पे मैंने उसकी ट्रांसलेशन जरूर लिखी और मैंने लिख दिया कि ये फलां हदीस की ट्रांसलेशन है या ये फलां आयत की ट्रांसलेशन है। दिस इज हाउ आई वेंट बाय इन बोथ ऑफ माई अटेम्प्ट्स इन इस्लामिक। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर आप अरेबिक नहीं लिखेंगे इस्लामिक के पेपर में तो आप फेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज दोनों दफा मेरे बड़े अच्छे नंबर आए। तो ये यहाँ पे आपकी एक मिथ डिबंक होनी चाहिए। व्हाट मैटर्स अगेन इज कि आपको आयतों का मफहूम आता था, आपको हदीस में क्या बात थी वो आपको आती थी, वो चीजें आपने वो मैटर करता है, उसको आप घुमा फिरा नहीं सकते। तो वो चीजें आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती है, आप उसको पैराफ्रेज नहीं कर सकते, जो चीज एग्जैक्टली जैसे है उसको वहां पे लिखना है। अब अगर आप मुझसे ये पूछे कि सवाल के अंदर कितनी हदीसें देनी है, कितनी आयात लिखनी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ मेंटोर फॉर इस्लामियात, सो बहुत ज्यादा डिटेल में शायद मैं आपको ना बता सकूं, बट मैंने जिस तरह से किया था वो आपको बता देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ज़कात पे क्वेश्चन है कि उसके क्या क्या रूल्स हैं, तो उसके अगर 8-10 जितने भी रूल्स या जितनी भी हेडिंग्स मैंने बनाई है, तो आई वुड मेक श्योर कि जो हेडिंग है उसके अंदर एक आयत और एक हदीस जरूर हो। मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं बेशक पैराग्राफ के पैराग्राफ उसमें ना भी लिख सकूं, लेकिन हर हेडिंग जो बंदा देख रहा है ना मेरी, तो एक हेडिंग है, उसके बाद एक दरमियान में करके मैंने एक आयत लिखी हुई है और दरमियान में करके मैंने एक हदीस। जैसे हम कोई भी कोट्स लिखते हैं ना दरमियान में करके इन्वर्टेड कॉमास के साथ, मार्कर के साथ, पेपर के दरमियान में, उस तरह मैंने आयत और हदीस हर हेडिंग के नीचे लिखी हुई है। सो अगर मेरी 8 हेडिंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी उसमें 8 डिफरेंट आयात हैं और 8 डिफरेंट हदीस हैं। दिस इज हाउ I completed all 4 of my questions. This has always worked for me. So I hope that this can also work for you. Also, this is an आसान तरीका which works well. तो आप इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और बात यह है कि हम इतनी अहादीस, इतनी आयात जो हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर करें। तो उसके लिए एक तो यहाँ पे वीडियो मौजूद है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS सब्जेक्ट। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कि आपने सिलेबस से लेकर किस तरह आपने मॉक तक जाना है और फाइनल पेपर तक जाना है, बहुत डिटेल में डिकोड किया। एक तो आप उस वीडियो को देखें। फिर आप आते हैं इस्लामियात पे। तो इस्लामियात पे जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपने जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम आपने अपना एक अलग से रजिस्टर या जो भी नोट्स हैं आपके अलग से बनाने। उसमें यह होगा कि आप एक साइड पे लिखेंगे आयात। आपने अगर अरेबिक लिखनी है, गुड फॉर यू, अच्छी बात है, लिखे। मैंने नहीं लिखी थी, तो मैंने वो आयात वाला जो है ना उसके भी सेगमेंट्स कर दिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग, अब जैसे कोई एक किताब आप रखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी आप बुक ले लें, मार्केट के अंदर बहुत सी बुक्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की बुक्स हैं, तकरीबन सारी ही एक जैसी होती हैं, तो वहां से आप उठा लें। सो व्हेन यू आर रीडिंग इट, तो आपने फॉर एग्जांपल तौहीद वाला पढ़े हैं टॉपिक, तो तौहीद के बारे में आपने एक आयत पढ़ी जो कुरान में लिखी हुई थी तौहीद के बारे में, तो वो आपने अपना पेपर जो है फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर जो रजिस्टर है उसके ऊपर आपने लिखा नंबर 1 वो लिख दी आयत या उसका ट्रांसलेशन। फिर आपने अगला टॉपिक पढ़े, आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, तो फिर वहां पे आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में कोई कोट आ गई है, तो आपने सोशल जस्टिस का ऊपर हेडिंग दी और उसके नीचे आपने वो आयत लिख दी। फिर आप जो भी टॉपिक पढ़े, हर टॉपिक का एक डिफरेंट पेज होगा जहां पे आयतें आपकी एक्यूमुलेट होती रहेंगी। उसी तरह आपने एक अहादीस का भी एक एंगल बनाया जिसमें जितना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बारे में बात की है, वो सारे आपके टॉपिक्स वाइज अहादीस भी अलग अलग एक्यूमुलेट कलेक्ट होती जा रही है। अब मेरे लिए व्हाट वर्कड वाज कि ये जो मेरे नोट्स थे ना जिसमें आयात और अहादीस थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। तो बाकी तो बेसिक चीजें हमें पता होती है ना कि अगर ज़कात है तो क्यों देनी है, कैसे देनी है, तो उसके अंदर का जो कंटेंट होता है ना वो जरूरी होता है। तो कंटेंट हमारा ये है, आयात और अहादीस। तो फिर ये जब मैंने रिवाइज करना होता था तो मैं सिर्फ अपना वो रजिस्टर खोलती थी और मैं देखती थी कि अगर मैंने सोशल जस्टिस वाली कोई टॉपिक आए तो उसमें मैंने कौन कौन सी चीजें डालनी है, वो आयात है मेरे पास, वो अहादीस है मेरे पास, एवरीथिंग वाज देयर। तो कंटेंट जब आप बनाएंगे तो आई वुड रिकमेंड कि नोट्स जब आप बनाएं वो तो आपने 1 पेजर बनाने हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ ये अहादीस वाला और आयात वाला अलग से कंटेंट आप जरूर बनाएं, बिकॉज वो फिर आप रेगुलरली भी देख सकते हैं। वो अपने बेड साइड पे रख लें, सवाब भी मिलेगा आपको। बेड साइड पे रख लें,
उसके बाद वो वैसे भी पढ़ते रहा करें कि जी अच्छा फलां टॉपिक की तो ये आयात है, इसको आपके दिमाग में बैठती रहेंगी और बाद में इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज एज वेल। तो ये एक तरीका था जिस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन इस्लामियात, क्योंकि लिखते तो सारे हैं और हर एक को ऐसा लगता है उसको इस्लामियात बहुत अच्छी आती है। तो इस्लामियात को किस तरीके से अच्छे मार्क्स आपने लेके आने हैं अपने सीएसएस के अंदर, उसके अंदर वन मोर थिंग आई वुड रिकमेंड, इसके जो इस्लामियात के जब आंसर्स आप दे रहे हैं उसमें आयात अहदीस तो आप लिखेंगे, बट इट इज ग्रेट if you can add the names of some scholars, मतलब renowned or authentic scholars, non-controversial, or you can add the names of some books by those scholars. ये बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा कि ये नहीं है कि आप जो हैं वो बस किताबी ही रहे हैं, आपने और भी लोगों से देखो, मतलब सीएसएस की किताबों तक नहीं रहे हैं, आपने और भी इस्लाम को एक्सप्लोर किया, आपने इस्लामिक स्टडीज को और एक्सप्लोर किया, यू हैव रेड डिफरेंट बुक्स, यू हैव स्टडीड डिफरेंट स्कॉलर्स और उनके क्या स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो भी आपने नोटिस किया हुआ है। तो ये दिस गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो जो आपके सिलेबस के पीछे बुक्स लिखी होती है ना कि फलां राइटर की जो बुक्स हैं, जो उनमें से कुछ स्कॉलर्स की जो बुक्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट की जो बुक है, उनके नाम भी याद कर लें और देख भी लें कि उनमें क्या क्या चीजें और आपने कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर हर टॉपिक पे आप एक एक ही देख लेना कि फलां बंदे ने इस बार टॉपिक के बारे में बात की हुई और क्या बात की हुई है, हर टॉपिक के अंदर सिर्फ एक नाम और एक बुक जो है ना वो याद कर ले, तो आई थिंक दिस वुड बी ग्रेट फॉर योर प्रिपरेशन। सो जी ये कुछ सवाल थे जो इस्लामियत के बारे में मुझसे पूछे जा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा कंबाइन करके दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप मुस्लिम है तो आप इस्लामिक स्टडीज रखेंगे, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। दूसरा सवाल ये था कि कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखना है, अंग्रेजी रखें, उर्दू में रखें, डज नॉट मैटर, योर कंटेंट मैटर्स। तीसरा सवाल ये था कि क्या अरेबिक लिखनी जरूरी है, अरबी, तो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं याद होती तो मत लिखें, ट्रांसलेशन लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर जो अगला सवाल है कि प्रिपेयर कैसे करना है, वो ऑलरेडी नोट्स किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, वो वीडियोस मौजूद है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि आपने अपना अलग से कंटेंट बनाना है आयात का, अहादीस का और वन पेजर नोट्स। एंड देन इन द एंड आई आल्सो टोल्ड यू वन बोनस थिंग व्हिच इज कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्कॉलर्स के नाम याद रखने हैं, उनकी किताबों के नाम भी याद रखने हैं। सो इस्लामियत की तैयारी तो आप ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि मैंने CSS 2023 के अंदर ऐसे में टॉप किया। इट इज ऑल्सो वन कंपल्सरी सब्जेक्ट जिसमें बहुत लोग फेल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको CSS की तैयारी कराऊं, देन द प्रोग्राम लिंक is right here in the description, या आप WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं। www.drhinasikander.com is the name of the website, link of the website, वहाँ पे आप जाके enroll कर सकते हैं। Quite detailed program है, वहाँ पे हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, कैसे कंटेंट रजिस्टर बनाना है, ऐसे को डीकोड कैसे करना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से लेकर कंक्लूजन तक हर एक की अलग अलग लेक्चर्स मौजूद हैं। टोटल 75 लेक्चर्स के करीब है। सो यू कैन वॉच दैट, 65 प्लस आउटलाइंस मौजूद हैं, फुल फ्लेज एसेज भी हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। और फिर क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो रात के 3 बजे भी अगर आपको याद आए कि मैंने फलाना टॉपिक को देखना है तो आप देख सकते हैं, कि आने जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर आपको कोई मसला हो उसमें तो हमारे मंथली लाइव सेशंस होते हैं। आई कैन ऑल्सो evaluate your essay if you want that as well. So all the details are available here. आप उनको चेक कर सकते हैं। And then I will see you in the next lecture or in the next live session. Allah Hafiz.